छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ का जो निचला एरिया है इसमें 4 प्रमुख जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ये जिले को मिला के बस्तर डिवीजन बनता है। यहाँ पहाड़ी एरिया है, दंडकारण्य पहाड़ियां हैं सब यहाँ पे, और बहुत ही घने जंगल है। इन घने जंगलों में अप्रैल से जून का महीना जो पतझड़ का महीना होता है, तो इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं, जिससे हमारे सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो जो आगे डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, उनकी मूवमेंट पर नक्सली नजर रख सकते हैं और उन्हीं पर अचानक हमले करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, हमेशा से पतझड़ के मौसम में उनके हमले बढ़ जाते हैं और इसमें 22 जवान शहीद हो गए, बहुत जख्मी हो गए थे। ऐसा हुआ था एक्चुअली 20 मार्च से ही हमारे सीआरपीएफ के कमांडो, कोबरा कमांडो जो वहां के डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन लोग का एक संयुक्त जो ऑपरेशन चल रहा था वो 20 मार्च से ही चल रहा था। इसी में हमारे सैनिक जाते थे। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो सैनिक होते हैं या कोबरा कमांडो, वो अटैक कब करते हैं सब, जब उन्हें सूचना मिलती है अपने मुखबिरों के द्वारा, या फिर वो रेडियो जो कम्युनिकेशन होता है उन्हें इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो रेडियो पे ही नक्सली भी बात करते हैं, ये लोग भी बात करते हैं, कभी कभी इंटरसेप्ट कर लेते हैं, तो उनकी सूचना मिल जाती है। तो हमारे कमांडो जो उन पर गए थे छापा मारने, बट वहां कोई मिला नहीं। तो लौटने के वक्त में इन लोग को ड्रोन जो थे, इनका जो ड्रोन होता है भारतीय, जो भारत के पास कोई भी ड्रोन अभी हमलावर ड्रोन नहीं है। हमलावर ड्रोन की अभी डीलिंग हो रही है, हो जाएगा तब होगा। तो उस पर इन लोग को खबर आने लगा कि भाई नक्सली इन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं, वो यू शेप में इन्हें घेर रहे थे नक्सली, इन्हें चारों दिशा से। तो हमारे जो कमांडोज थे वो फंसते जा रहे थे सब। इन्हीं में से अचानक जब हो गया तो इन्होंने अम्बुश लगा दिया। अम्बुश क्या होता है, टेक्निकल वर्ड होता है, जिस तरह से किसी जगह पे जासूसी करने को फौज में टेक्निकल भाषा में पेट्रोलिंग कहते हैं, उसी तरह अचानक हमला करने को अम्बुश कहते हैं। और यह हमला बहुत खतरनाक था। इसमें 2 खतरनाक हथियारों का यूज किया गया। आरपीजी होता है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होता है, और अंडर ग्रेनेड लॉन्चर होता है। वो इनडायरेक्ट फायर करते हैं। इन्हें फायर करना भी आसान होता है। पहले क्या था, इनका रेंज 400 मीटर है, तो 400 मीटर अगर गोली मारेंगे तो 400 मीटर जो निशाने पे आएगा वही लगेगा। बट ये जहां जाता है 400 मीटर तो वहां जाता है, उसके बाद ब्लास्ट करता है, तो 11 मीटर के दायरे में तो जो रहेगा वो डायरेक्ट हिट करेगा। उसके बाद भी इसके स्प्लेंडर यानी इसके जो बाहर के छर्रे होते हैं उससे जख्मी हो जाता है कई सैनिक। तो इसका प्रयोग किया गया, यही सबसे ज्यादा घातक पहुंचाया इस हमले में। इस अम्बुश में हमारे कमांडो जो थे वो घिर गए थे, और जो रीइंफोर्समेंट था यानी जो इनके मदद के लिए जो फौज बुलानी थी, वो उनको भी पूरी एक्यूरेट लोकेशन नहीं पता चल पा रही थी। तो रीइंफोर्समेंट भी बहुत देर से पहुंची, और इसमें सबसे ज्यादा घातक हो गया कि हमारा जो रीइंफोर्समेंट था ये तो लेट से पहुंचा ही। इनके पास कोई छुपने के लिए बख्तरबंद इस तरह की गाड़ियां भी नहीं थी। हालांकि जंगलों में हर जगह इन गाड़ियों को ले भी नहीं जाया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत हो गया वो हेलीकॉप्टर आई 8 घंटे बाद। अब सोचिए सीआरपीएफ के पास अपनी हेलीकॉप्टर नहीं है, उन्हें एयरफोर्स से लेना है, तो एयरफोर्स से लेने में काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो ये लोग कह रहे थे कम से कम हेलीकॉप्टर उड़ा भी देंगे ना, नक्सलियों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो सीआरपीएफ को खुद सरकार को एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर देने चाहिए, जो पर्सनली सीआरपीएफ के कमांडोज के लिए हो सकता है। जब चुनाव में इतने हेलीकॉप्टर घूमते हैं तो इनके लिए नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर भी बहुत देरी से पहुंचा था, तो इस वजह से उनकी क्षति ज्यादा हो गई। हालांकि हमारे कोबरा कमांडो बहुत ही वेल ट्रेंड थे, वरना ये क्षति और भी ज्यादा जा सकती थी। जब हमारे जवान कुछ शहीद हो गए और जो जख्मी हो गए थे, तो ये नक्सली क्या करते थे, उनका हथियार लूट लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनकी बॉडी में ये लोग प्रेशर बम रख देते हैं नीचे, ताकि अगर उनकी बॉडी को कोई हटाएगा तो बम फट जाता है, इसलिए डायरेक्टली हटा भी नहीं सकते हैं लोग। तो इसके लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया जाता है। जितने भी नक्सलाइट थे हमारे शहीदों के हथियार छीन के लेकर भाग गए, क्योंकि उनके पास जो था बहुत ही मॉडर्न हथियार था। तो इन हथियारों को वो लोग छीन के लेकर भाग गए थे। बहुत सारे हमारे जो जवान जो बचे हुए हैं उन्होंने बताया कि जब वो बॉडी को, अपने साथी के बॉडी शरीर को नहीं ले जा पाए, तो वो लोग जानबूझ के हथियार लेके भाग गए ताकि नक्सलाइट उन हथियारों को न छीन पाए। सब नक्सलाइटों ने हमारे फौजी पे, जो हमारे सीआरपीएफ के कमांडो, उनका बुलेट प्रूफ जैकेट निकाल लिया, उनके जूते निकाल लिए थे सब, उनका हेलमेट सब लेके भाग गए सब, ताकि वो नेक्स्ट हमले में काम आ सके सब उन लोगों के। ऐसा सीआरपीएफ के मतलब वहां के लोगों का कहना है कि इतना हथियार ले गए हैं सब कि वो इतने बड़े बड़े और 4-5 हमले को अंजाम दे सकते हैं इन्हीं लूटे हुए हथियारों के दम पर। इस घटना से सीख लेते हुए हमें यह करना चाहिए कि जो भी नक्सली ऑपरेशन में जा रहे हैं हथियार, उन हथियारों के अंदर जीपीएस सेटिंग को लगा के रखना चाहिए, ताकि अगर नक्सली उन हथियारों को लूट के लेके जाते भी हैं तो उनमें एक बात का खतरा रहे कि हम ट्रेस हो रहे हैं। इससे हम अपने हथियार को भी रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ उन नक्सली जो भाग रहे हैं उनके लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं। अमेरिका अपने हथियारों को बचाने के लिए, आतंकवादी जब
अफगानिस्तान में मारते थे तो उसमें सेल्फ ब्लास्ट एक डिवाइस लगाता था कि अमेरिका जब चाहे तो अपने हथियारों को ब्लास्ट कर सकता था। उसमें एक रिमोट सिस्टम देता था तो लोकेशन भी ट्रेस हो जाती थी और हथियार भी ब्लास्ट हो जाते थे। तो इस सिस्टम को तो खास करके नक्सल क्षेत्र में लागू करना ही चाहिए। नक्सलियों के आय का जो मुख्य स्रोत है वो लेवी है, यानी चुंगी यानी टैक्स लेते हैं। वहां कोई भी फैक्ट्री रहेगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसका 10% वो लोग टैक्स लेते ही लेते हैं, वरना वो आग उग लगा देते हैं, यहाँ जाके जेसीबी जला देंगे सब। वहाँ जितने टेम्पो स्टैंड है या जो भी गाड़ियां जाती हैं उस रूट से वो लोग बाकायदा बांस लगा देते हैं, टोल टैक्स वसूलते हैं 10%। यहाँ सवारी के हिसाब से अलग अलग उनका रेट होता है। और उनके पास जो मुख्य हथियार होते हैं वो तो देसी हथियार होते हैं, इनके ज्यादा रेंज नहीं होते, लेकिन वो हमारे ही सैनिकों के हथियार को लूट के लेके गए रहते हैं, जो उनका मुख्य हथियार बन जाता है, जिसमें यूबीजीएल जो अंडर बैरेट ग्रेनेड लॉन्चर है या फिर AK-47 या इंसास राइफल है, ये जो घातक हथियार है वो हमारे ही कमांडोज के हैं सब। तो इससे सरकार को भी थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। नक्सली जंगल में टेंट लगा के सोते हैं, उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, वो किसी एक जगह पे 1 से 2 दिन ही रुकते हैं सब। कहीं पे भी वो जंगल में चलते रहते हैं, जहां पे उनका सुटेबल जगह लगा वहां वो टेंट लगाते हैं और वहां पे वो लोग खाना बनाना चालू करते हैं। उनमें कुछ खाना बनाते हैं तो कुछ वहीं पे पहरेदारी देने का काम करते हैं। तो कुछ वहां के जो नक्सलाइट होते हैं वो अगल बगल के गांव के एरिया में जाते हैं, जरूरत का सामान ले आते हैं या फिर उन्हें जाके जो अपनी बातों को कहना होता है कहते हैं। हर नक्सलाइट के पीठ पे एक बैग रहता है जिसमें उनके जरूरत के सामान होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, कुछ अपने जरूरत के सामान होते हैं, हथियार होता है, मैगजीन की गोलियां होती है। ये गोलियों का हिसाब बहुत सटीक रखते हैं ये लोग। इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो मतलब नकली गोली पर और गुब्बारों को मार के करते हैं ये लोग ट्रेनिंग। इनकी गोलियों का हिसाब इतना होता है कि एक नक्सलाइट पकड़ा गया था तो उसने बताया था, गिनती के बताया था, मैंने इतनी गोलियां यहाँ चलाई थी, मतलब उसे अपनी गोलियों का भी हिसाब मुंह ज़बानी याद है, क्योंकि इनके पास तो कोई गोली बनाने का कारखाना है नहीं, इन्हें गोलियां इधर उधर से मिल जाती हैं, इसलिए गोली का हिसाब बहुत सटीक रखते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ में सबसे दुर्दांत नक्सली के नाम से जाना जाता है हिडमा। हिडमा जो है वो यहाँ का बहुत ही खतरनाक है। उसने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, गुरिल्ला उसे कहते हैं जो छापामार लड़ाई करते हैं, मतलब जंगल में छुप गए, अचानक निकले, 10-15 को मारे फिर भाग गए, मतलब इनका कोई फिक्स टारगेट नहीं रहता है, मतलब जैसे मौका मिला उस तरह से ये लोग हमला करते हैं। इसका बटालियन 1 का ये हिडमा कमांडर कहा जाता है। इसके ऊपर सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम रखा। ये 90 के दशक में नक्सली आंदोलन में शामिल हुआ था। यह इतना खतरनाक है कि इसके 4 किलोमीटर के दायरे में नक्सली इसकी सुरक्षा घेरा लगा के रखते हैं। जहां ये रहता है उसके 2 किलोमीटर एक नक्सलियों का घेरा रहता है जो आम नागरिक के भेष में रहते हैं। उसके अंदर 2 किलोमीटर के अंदर में हथियार बंद रहते हैं, फिर 600 मीटर के अंदर में रहते हैं। और जहां ये रहता है हिडमा, वहां पे इसकी सुरक्षा इतनी जबरदस्त है कि पिछले 15 साल से हिडमा का कोई नया फोटो नहीं है। नक्सलाइट ये इतना खतरनाक है कि हमारे सुरक्षा बल इसे पहचानते तक नहीं है। कहीं भी देखेंगे तो इसका यही पुराना वाला फोटो आता है यहाँ पर। इतनी इसकी सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। यही जिम्मेदार है, चाहे वो 13 का हमला हो, 17, 19, 20, 21, हमेशा वहां पे ये लगातार हमला करते रह रहा है हिडमा। और इसने जो एक हमारे जो सिपाही जो कमांडो कोबरा थे उन्हें गिरफ्तार किया था तो उन्होंने इसको रिहा किया गया। हालांकि जो मीडिया में खबर है कि रिहा करने के बदले उसने शर्त रखा है कि ये अपने परिवार के साथ जाएंगे और एक फोटो इन्हें भेजेंगे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो रिहाई किया गया है इसके बदले में उसने कुंजन सिक्का नामक एक नक्सली की रिहाई के बदले में इन्हें रिहा किया। ये वहां के लोकल लोगों का कहना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोकल वगैरह जो है उनसे हमारी 1-2 लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने ऐसा बताया था। हालांकि जो सरकार की ओर से मध्यस्थता किया था, मतलब नक्सलाइट और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता करने का काम किया था वह धर्मपाल सैनी ने किया था। ये विनोबा भावे के शिष्य हैं, इन्हें बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने ही मध्यस्थता किया था और नक्सलाइटों ने जनता अदालत लगाई थी, वहां हजारों लोग गांव वालों की उपस्थिति में इनको रिहा किया गया था। नक्सलियों ने वहां के लोकल पत्रकारों को धमकी दिया था कि जब तक हम इन्हें यहाँ लाएंगे नहीं तब तक कोई फोटो नहीं खींच सकता है। इसलिए किसी भी न्यूज चैनल पे देखेंगे तो आपको एक ही फोटो दिखाया जाएगा कि जब इन्हें वो रस्सियों से खोल रहे हैं। ये नहीं दिखाया जाएगा कि कहां से लेके आए और फिर इन्हें छोड़ने के बाद कहां चले गए। नक्सली एक एक पत्रकार के बहुत गहन नजर रख रहे थे। नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत होती है ग्रामीणों का सपोर्ट और उनकी खुफिया जानकारी। इनके पास खुफिया जानकारी बहुत ज्यादा रहती है। ये जो होते हैं ग्रामीणों से बहुत ज्यादा अटैच में रहते हैं। नक्सलियों की पृष्ठभूमि को देखते हैं आखिर ये नक्सल शुरू कब हुआ। 60 के दशक में भारत में किसानों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। भारत में जो बाल मजदूर हैं, बेरोजगारी की समस्या अपने चरम सीमा पर थी और इसी सब के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो गरीब मजदूरों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। इसी सिलसिले में 2 प्रमुख कम्युनिस्ट विचारधारा के, कम्युनिस्ट पार्टी के 2 प्रमुख नेता थे, कानू सन्याल और चारू मजुमदार। इन लोगों ने 1967 में इस आंदोलन को उग्र रूप दे दिया और जैसे ही इन लोगों ने उग्र रूप दिया ये बहुत विकराल रूप लेता गया और ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला है, उस
दार्जिलिंग जिला में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां से यह उग्र आंदोलन चालू हुआ था। यह आंदोलन केवल और केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ था, भारत में जो असमानता हो रही थी उसके खिलाफ था। वर्तमान में नक्सल आंदोलन जो है यह कम्युनिस्ट का ही एक रोल है, यह अपने खुद के रास्ते से भटक गया है। लेकिन इसकी एक ही है कि भैया ये सरकार के साथ ये कहते हैं कि समानता का भाव रखें। भारत में असमानता किस तरह है, आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारत में एक और तो इतने अमीर लोग हैं कि टोटल भारत का 73% पैसा केवल 1% लोगों के पास है। यानी भारत के केवल 1% ऐसी आबादी है जो कुल पैसे का 73% उन्हीं के पास रहती है। उनके पास हर सुख सुविधाएं हैं, ये भारत का ही सीन है। उनको छुट्टियां मनाने के लिए है, एक से एक रेस्टोरेंट है, पैसा है, बहुत है। लेकिन यही वो भारत है जहां एक तरफ इतनी भयानक गरीबी है जिसका कोई हद नहीं। इसी के खिलाफ लड़ाई है नक्सल की लड़ाई, और ये लड़ाई बहुत आगे चली गई और किसानों को अपने फेवर में ले लेते हैं।